Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello students, we are come back for a new chapter 7 our country. Okay, our country इंडिया. हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया. हम कौन से देश में रहते हैं? इंडिया. हम क्या हैं? इंडियंस. आप फील करके देखो, महसूस करके देखो कि जब आप इंडिया इंडिया ये वर्ड बोलते हैं या ये वर्ड सुनते हैं तो हमें कितना प्राउड फील होता है. वी आर सो प्राउड बिकॉज ये नाम ही एक ऐसा है कि भारत में रहना ही बहुत बड़े गर्व की बात है. आपको पता है, मुझे लगता है आई थिंक पूरी दुनिया में एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं और सब एक साथ रहते हैं. कोई ये नहीं कहता कि ये तेरा ये मेरा, ये हम सब का है. भारत हमारा देश है, हम सब भारत के वासी हैं. तो अब हम आज हमारे भारत के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि हमारे इंडिया में क्या क्या है, हमारे इंडिया ने हमें क्या दिया है. सिर्फ हमारे इंडिया ने हमें जन्म ही नहीं दिया, हमें यहाँ पर रहना, हमारी संस्कृति, हमारी बोली सब सिखाया है. तो आज हम इसी इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. Look at these beautiful flowers of different colors, shapes and sizes. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं और उनकी शेप्स और साइजेस अलग अलग है. कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई रेड है, कोई ब्लू है. Individually they look good and as a bunch they look even more beautiful. देखो, अगर हम इनको अकेले देख रहे हैं, इंडिविजुअली देख रहे हैं तो हमें ये बहुत सुंदर लग रहा है. बट जब इनका एक बंच बना दिया गया, इनको एक गुलदस्ते में सजा दिया गया, तो ये तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं. इन द सेम वे, इसी तरह से इन आवर कंट्री वी फाइंड डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजियंस एंड कल्चर. इसी तरह से हमारे देश में, हमारी कंट्री में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म और अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं. अब आप चाहे स्कूल में ही लगा लो, आप बच्चे सब आते हो स्कूल में, ये तो नहीं है ना कि सब एक ही धर्म के है. हो सकता है कि कोई सरदार होता है, कोई पंडित है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है ना. और सब एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हो, सब एक साथ खाना खाते हो, है ना. ये तो नहीं कि तू अलग धर्म के तुम अलग खाना खाओ, नहीं. हमारी संस्कृति, जो हमारा इंडिया के कल्चर है, वो हमें सिखाता है एक साथ रहना. आवर कंट्री इज इंडिया. हमारी कंट्री इंडिया है. वी आर ऑल इंडियंस. हम सब इंडियंस हैं, भारतवासी हैं. इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस वी स्टे यूनाइटेड. हम लोग रहते तो अलग अलग हैं, हमें बहुत सारे मतभेद भी हो जाते हैं, कई बार हमें तू मैं लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं. वी स्टे यूनाइटेड, बट फिर भी हम एक साथ रहते हैं. थर्स इंडिया इज अ यूनिक कंट्री इन द वर्ल्ड विद यूनिटी इन डिवर्सिटी. आपको पता है, इतने मतभेदों के बाद भी, इतनी विविधता के बाद भी, चाहे लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बट पूरी दुनिया में इंडिया ही ऐसा देश है जो इतने मतभेद के बाद भी एकजुट खड़ा रहता है. चाहे हमसे जब कोई हमसे दुश्मन आता है या कोई भी है, हम हर मतलब एक साथ सबसे लड़ने की हिम्मत रखते हैं. चाहे कितनी भी लड़ाई हो हमें, बट हम फिर भी एक साथ रहते हैं. हम ऐसे देश में रहते हैं बच्चों. लेट अस लर्न अबाउट इंडिया. अब हम और कुछ जानेंगे इंडिया के बारे में. लोकेशन कहाँ पे है? आवर कंट्री इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. हमारी जो कंट्री है वो इन एशिया महाद्वीप का पार्ट है. इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया. यह एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है. जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कॉन्टिनेंट्स के बारे में एशिया में, तो एशिया के दक्षिण में इंडिया है. आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंट है, इसमें ये इंडिया है हमारा, जो एशिया कॉन्टिनेंट में है. स्पेशल फीचर्स. अब हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. आपको पता है पूरी दुनिया में इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है.
मतलब सबसे बड़ी कंट्री चाइना है, देन उसके बाद सेकंड नंबर पे रशिया है। इस तरह से जो हमारी इंडिया कंट्री है वो 7th नंबर पे है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको पता है हर 10 साल बाद जनगणना होती है ना, जब लोग काउंट किए जाते हैं कि हमारी कंट्री में कितने लोग हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, लेडीज, सब, है ना। तो ऐसे ये जो पॉपुलेशन काउंट होती है, इसमें हमारी जो कंट्री है वो सेकंड नंबर पे है। एरिया एंड इट्स कवरेज, अब हम जानेंगे एरिया और इसका क्षेत्र। फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ, इट एक्सटेंड्स टू अबाउट 3200 किलोमीटर। जो हमारी कंट्री है ये नॉर्थ में, ये हमारा नॉर्थ साइड है और ये हमारा साउथ साइड है। ओके, तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ में हमारा जम्मू एंड कश्मीर और साउथ में ये जो साउथर्न टिप है इसकी, ये वाली, यहाँ तक ये 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, इट एक्सटेंड टू अबाउट 3200 किलोमीटर। और यह है गुजरात, ये हमारी वेस्ट साइड हो गई और ये हमारी ईस्ट साइड है। तो ये वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट में गुजरात और ईस्ट में नॉर्थ, ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक इसकी जो फैला हुआ क्षेत्र है वो है 3000 किलोमीटर तक। तो इसकी आप देख सकते हैं जो इसकी लेंथ है वो है 3200 किलोमीटर और इसकी ब्रेड्थ है वो है 3000 किलोमीटर। फिजिकल फीचर्स, आवर कंट्री हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू एंड रिवर्स। हमारे देश में भौतिक सुविधाओं की एक श्रृंखला है जिसमें माउंटेन्स, प्लेन्स, पठार, प्लेट्यू पठार, प्लेन्स मैदान, नदियाँ सभी शामिल हैं। दिस फिजिकल फीचर्स मेक आवर कंट्री ब्यूटीफुल। ये फिजिकल फीचर्स हमारी कंट्री को बहुत सुंदर बनाते हैं। हमारी पूरी भारत कंट्री में ये जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, इन सब को मिलाकर ही हमारा देश बहुत सुंदर है। तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। लेट अस नो मोर अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट, माउंटेन्स, पहले हम पढ़ेंगे पहाड़। बिग हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स, बड़े बड़ी पहाड़ियाँ पहाड़ कहलाती हैं। इन द नॉर्थ, उत्तर दिशा में, वी कैन सी द ग्रेट हिमालय, हम हिमालय, ग्रेट हिमालय, आपने हिमालय पर्वत का नाम सुना होगा, हम हिमालय पर्वत देख सकते हैं। दे आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। आपको पता है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पर्वत श्रृंखला है। जो माउंट है हिमालय है, ये पूरी दुनिया में सबसे ऊंची श्रृंखला है। दिस माउंटेन रेंज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स। यहीं पर ही सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इट्स हाइट इज 8848 मीटर। आपको पता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट है जो सबसे ऊंची, वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसकी हाइट है 8848 मीटर। इसकी हाइट क्या है? 8848 मीटर। As the mountain are ice capped, the climate is very cold here. ये जो पर्वत है, ये जो हिमालय के पर्वत है, ये बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ठंडा है। Many rivers like the गंगा, the सतलज, the ब्रह्मपुत्र टेक्स्टा originate from the Himalaya. बहुत सारी नदियाँ जैसे कि गंगा है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब हिमालय से निकलती हैं। द हिमालय आर bestowed with the best of nature's grandeur. ये जो हिमालय है ये प्रकृति की महानता से सर्वोत्तम माना जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हिमालय है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया हमारे लिए बहुत अमूल्य उपहार है।
दे आर नोन फॉर देयर नेचुरल ब्यूटी। इसे नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल सुंदरता के रूप में जाना जाता है। दे ऑल्सो हेल्प इन द रेजुनेशंस ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल। यह शरीर, तन, मन और आत्मा की कायाकल्प में भी मदद करते हैं। मतलब कई साधु महात्मा हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उन्हें यहाँ पर आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, मतलब उनका मन यहाँ पर शांत रहता है। दैट इज वाई, इसलिए द हिमालयस आर एप्टली कॉल्ड द हेवन ऑन अर्थ। इसलिए हिमालय को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ओके। द इम्पोर्टेंट टाउन सिचुएटेड इन द हिमालयस आर शिमला, श्रीनगर, मनाली, देहरादून एंड दार्जिलिंग। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टाउन है, जो यहाँ पर बसे हुए हैं क्षेत्र, शहर, उनमें हिमालय में शिमला, श्रीनगर, मनाली, देहरादून और दार्जिलिंग है। आपको पता है लोग दूर दूर से इन शहरों में घूमने आते हैं। कुल्लू, मनाली, शिमला, श्रीनगर, यहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। द हिमालय रेंजेस एक्ट एज अ ग्रेट वॉल एंड प्रोटेक्ट आवर कंट्री। जो हिमालय रेंज है, जो हिमालय की हमारी पर्वत श्रृंखला है, वो एक ग्रेट बड़ी दीवार के रूप में भी काम करती है, जो हमें दूसरी कंट्री से बचाती है, मतलब जो हमें दुश्मनों से बचाती है। ये हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ से, इसके पार से हमारी कंट्री में कोई भी नहीं आ सकता है। इन द साउथ टू द वेस्ट देयर आर माउंटेन कॉल्ड द वेस्टर्न घाट। साउथ टू द वेस्ट देयर आर माउंटेन कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स। आपको पता है जो साउथ से लेके वेस्ट तक माउंटेन्स हैं, इन्हें वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है। टू द ईस्ट देयर आर द ईस्टर्न घाट्स, और जो ईस्ट में है उन्हें ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है। ये आप आगे 4th क्लास में जाके भी रीड करोगे, तब आपको इसका पूरा समझ आएगा। नाउ वी रीड अबाउट द प्लेन्स। प्लेन्स मैदान। अ प्लेन इज अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन क्या है? बड़े स्ट्रेच, खुले मैदान है, स्पाट। द प्लेन्स आर लोकेटेड साउथ ऑफ द हिमालयस। जो प्लेन्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के साउथ में। अब आप देखो यहाँ पर हिमालय है, ठीक है, तो अब ये होगी हिमालय की साउथ डायरेक्शंस, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मैदान। प्लेन्स आर फर्टाइल लैंड विच आर द मोस्ट सुटेबल फॉर लिविंग एंड कल्टिवेशन। जो प्लेन्स है वो फर्टाइल लैंड्स है, मतलब उपजाऊ क्षेत्र है, जो लिविंग थिंग्स की रहने के लिए और खेती बाड़ी करने के लिए बहुत उपयोगी है, मतलब सुटेबल है। दे आर वेरी कोल्ड इन विंटर एंड वेरी हॉट इन समर। यहाँ का जो मौसम है वो सर्दियों में बहुत ठंडा और गर्मियों में बहुत गर्म रहता है। सम इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ प्लेन्स आर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। प्लेन्स की इम्पोर्टेंट सिटीज क्या है? कौन कौन सी है? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, पटना और कोलकाता। ऑल द रिवर विच ऑर्गेनाइज इन द हिमालयस फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स। जितनी भी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो सब इन्हीं क्षेत्रों से होकर बहती है। डेजर्ट, रेगिस्तान। अ सैंडी प्लेन विच गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल इज कॉल्ड अ डेजर्ट। सैंडी प्लेन, रेतीली जगह, रेतीले मैदान जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, उन्हें डेजर्ट कहा जाता है। डेजर्ट, रेगिस्तान। The Thar Desert is located in the northwest part of India in the state of Rajasthan. आपको पता है ये जो क्षेत्र है ना, ये नॉर्थ वेस्ट में आता है, ठीक है, और जिसमें स्टेट कौन सा आता है? राजस्थान। यू नो राजस्थान, हम सब कौन से स्टेट में रहते हैं? राजस्थान। तो जो राजस्थान का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसे थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। Here the climate is very hot during the daytime and very cold during the nights. यहाँ का जो मौसम है वो दिन में गर्म रहता है और रात में ठंडा रहता है। यहाँ की रातें होती है वो ठंडी होती है और दिन क्या होते हैं? गर्म होते हैं। There is scarcity of water. यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। There are vast stretches of sand with very thin vegetation. यहाँ की जो मिट्टी है वो ज़्यादा रेतीली होने के कारण यहाँ पर जो वनस्पतियाँ वो बहुत कम है। वनस्पतियाँ मतलब पेड़ पौधे, है ना,
Owing to these factors, the desert area is thinly populated. इन्हीं कारणों से जो डेजर्ट एरिया की पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता, पानी नहीं है ना, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली है और जिससे फसल भी अच्छी नहीं होती है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। अ डेजर्ट इज कॉल्ड द सी ऑफ सैंड। डेजर्ट को रेत का समुंदर भी कहा जाता है। अ कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? कैमल को, ऊंट को। नाउ वी रीड अबाउट द प्लेट्यू, पठार। अ फ्लैट टॉप्ड हाईलैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। फ्लैट टॉप्ड, अ फ्लैट टॉप्ड सपाट, सपाट जमीन और शीर्ष हाईलैंड को पठार कहा जाता है, ऊंचे उठे हुए पठार। द साउथर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इज अ प्लेट्यू। साउथर्न पार्ट आप देख सकते हैं, जो इसका साउथर्न पार्ट है और इसका जो सेंटर पार्ट है ये क्या है? पठार है। इट राइजेस अबव द सराउंडिंग एरिया, इट इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू और टेबल लैंड। इस एरिया को डेक्कन प्लेट्यू और टेबल लैंड के नाम से भी जाना जाता है। द प्लेट्यू स्लोप्स डाउन फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। ये जो पठार है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। जो इनकी ढलान बनी हुई है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। द क्लाइमेट हियर इज हॉट इन समर बट नॉट वेरी कोल्ड इन विंटर। यहाँ की जो जलवायु है वो गर्मियों में तो बहुत गर्म होते हैं बट सर्दियों में इतने ठंडे नहीं होते हैं। सम इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द प्लेट्यूज आर भोपाल, नागपुर, हैदराबाद एंड बेंगलोर। यहाँ की इम्पोर्टेंट सिटीज कौन सी है? नागपुर, भोपाल, हैदराबाद और बेंगलोर। द डेक्कन प्लेट्यू रीजन इज वेरी रिच इन मिनरल। आपको पता है ये जो मिनरल्स हैं, जैसे ये गोल्ड हो गया, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब क्या है? मिनरल्स है, खनिज है। और ये जो खनिज है वो पठार प्लेट्यू में ही पाए जाते हैं। मैनी बिग रिवर्स लाइक द कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी ऑर्गेनेट इन द प्लेट्यू एंड फ्लो अक्रॉस द प्लेट्यू इनटू द बे ऑफ बंगाल सी। बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी और महानदी है, ये पठारों से निकलती हैं और ये समुद्र के बे ऑफ बंगाल जो सागर है इसमें चली जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं। नाउ वी रीड अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। द लैंड विच टच द सी इज कॉल्ड अ कोस्ट। ऐसी जमीन जो समुद्र को टच करती है। आपने कभी वो देखे हैं बीच? टीवी में हम लोग बीच देखते हैं ना, गोवा बीच, मुंबई में बीच है ना, तो वहाँ का जो पानी क्या है वो थोड़ा थोड़ा जमीन के साथ आता रहता है ना, मतलब जमीन है उसके साथ ही ऐसा लगता है समुंदर है, मतलब जमीन और समुंदर साथ साथ। तो जो जमीन समुंदर को टच करती है उसे कोस्ट कहा जाता है, समुंदर तट। प्लेन्स सिचुएटेड ऑन द कोस्ट आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। जो धरती, जो मैदान कोस्ट के पास स्थित है उन्हें तटीय मैदान कहा जाता है। मतलब तटीय मैदान, समुद्र के पास जो मैदान है उन्हें तटीय मैदान कहा जाता है। इट इज हॉट हेयर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पूरे साल गर्मी रहती है। वी कैन डिवाइड दिस प्लेन्स इंटू टू पार्ट। हम इन प्लेन्स को, इन मैदानों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट आर पारादीप, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई। ईस्टर्न कोस्ट की इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है? पारादीप, विशाखापट्टनम और चेन्नई। और वेस्टर्न कोस्ट की मुंबई, पणजी एंड कोची। पेनिनसुला, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होते हैं? द लैंड विच हैज वाटर ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। लैंड, जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरी होती है उसे पेनिनसुला, प्रायद्वीप कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी कंट्री है इंडिया। अब आप देख सकते हैं ये इधर बे ऑफ बंगाल से, नीचे इंडियन ओशियन से, और इधर बताइए, आप देख सकते हैं ना अरेबियन सी से घिरी हुई है।
मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तीनों साइड से पानी से घिरी हुई है। तो ऐसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। आवर कंट्री इज अ पेनिनसुला, हमारा देश एक प्रायद्वीप देश है। इट इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशियन इन द साउथ, इसके साउथ में इंडियन ओशियंस है। बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। एंड द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, और इसके वेस्ट में अरब सागर है। आइलैंड, आइलैंड अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। आपको पता है ऐसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ, मतलब वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे आइलैंड कहा जाता है, द्वीप समूह। द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी इज कॉल्ड द लक्षद्वीप आइलैंड। जो अरेबियन सी, अरब सागर समुद्र में जो आइलैंड है उसे लक्षद्वीप आइलैंड कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और जो बे ऑफ बंगाल में जो ग्रुप है आइलैंड का, उसे अंडमान और निकोबार आइलैंड कहा जाता है। नाउ वी रीड अबाउट द रिवर्स, अब हम पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में। पहले हमने लैंड्स के बारे में रीड किया था, है ना, जिसमें माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू और आइलैंड, पेनिनसुला, ये सब थे। अब हम रीड करेंगे रिवर्स के बारे में। अ कंटिन्यूस फ्लोज ऑफ वाटर दैट जॉइंस अ सी और एन ओशियन इज कॉल्ड अ रिवर। पानी का एक प्रवाह, चलता हुआ पानी का एक प्रवाह जो समुद्र और महासागरों से जुड़ता है उसे नदी कहा जाता है। हाउ आर रिवर्स फॉर्म्ड, नदियाँ कैसे बनती हैं? रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग ऑफ स्नो इन समर एंड ऑल्सो बाय रेन। रिवर, नदियाँ कैसे बनती हैं? जब गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है तो वो बह जाती है, या फिर बारिश के आने पे। आपने कभी देखा होगा घर पे जब हम बर्फ़ को, आइस को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रखते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, वो पानी बन जाता है। इसी तरह जो बर्फ़ के पहाड़ है, जब वो मेल्ट होते हैं गर्मी के कारण, तो वो एक फ्लो में बहते हैं जो नदियाँ बनती हैं। सोर्सेज ऑफ रिवर वाटर, नदियों के स्रोत। नॉर्थर्न रिवर्स, पहले हम पढ़ेंगे नॉर्थर्न रिवर्स के बारे में। उत्तरी नदियाँ, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस आर इम्पोर्टेंट रिवर्स इन नॉर्थ इंडिया। उत्तरी नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध हैं, जो उत्तरी भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। दे ऑर्गेनाइज इन द हिमालयाज, ये हिमालय से निकलती हैं। दिस रिवर कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पर साल भर पानी रहता है, इनमें साल भर पानी रहता है। सो दे आर कॉल्ड पेरिनियल रिवर्स, इसलिए इन्हें बारहमासी नदियाँ कहा जाता है। साउथर्न रिवर, अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी नदियों के बारे में। द गोदावरी, द कृष्णा, द पैना एंड द कावेरी आर द इम्पोर्टेंट रिवर इन साउथ इंडिया। जो दक्षिणी भारत है उनकी महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, पैना और कावेरी। रिवर इन साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया मतलब दक्षिणी भारत की नदियाँ कहलाती हैं। दीज रिवर डिपेंड ऑन रेन, ये नदियाँ वर्षा पर डिपेंड रहती हैं, वर्षा पर निर्भर रहती हैं। सो दे आर कॉल्ड रेन फेड रिवर्स, इसलिए इन्हें बरसाती नदियाँ कहा जाता है। दीज रिवर्स फ्लोड इन द रेनी सीजन, ये जो नदियाँ हैं ये वर्षा के, बरसात के दिनों में भर जाती है, कई बार इनमें बाढ़ भी आ जाती है। यूजेस ऑफ रिवर, रिवर्स के क्या यूज है? रिवर्स आर द लाइफ लाइन ऑफ अ कंट्री, जो नदियां हैं वो लाइफ लाइन है हमारे कंट्री। ये जो नदियां हैं वो किसी भी देश की एक जीवन रेखा है। रिवर्स वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। जो नदियों का पानी है वो पीने में, सिंचाई करने में और इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है। रिवर्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड, रिवर्स का यूज़ परिवहन और व्यापार में भी किया जाता है, लोग जल के मार्ग से इधर उधर आते हैं। रिवर सर्व एज अ सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रिवर का यूज़ बिजली बनाने में भी किया जाता है। पानी का यूज़ बिजली बनाने में किया जाता है ना, तो नदियों का यूज़ बिजली बनाने में भी किया जाता है। नाउ वी रीड अबाउट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अब हम रीड करेंगे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री विद द वास्ट एरिया एंड हग पॉपुलेशंस। जो हमारा भारत है
वो विशाल जनसंख्या का बहुत बड़ा देश है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या है। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। जो हमारा देश है भारत है, वो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का देश है, चाइना बीइंग द फर्स्ट। चाइना 1 नंबर पे है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज पीपल एंड देयर एक्टिविटी इन सच ए लार्ज कंट्री। अब क्या होता है, जो अब इतने सारे लोग हैं, है ना, तो इनको मैनेज करना, इन पे नज़र रखना, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है ना। अब देखो हमारे घर में भी कितने सारे लोग होते हैं ना, बट हमारी मम्मा होती है कि उसको सब पे नज़र होती है, सबका ध्यान रखती है। तो उसी तरह हमारा देश तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, तो हर किसी पर नज़र रखना इतना ईजी नहीं है ना। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड स्टेट्स। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जो हमारी कंट्री है, इसे छोटे छोटे 29 स्टेट में डिवाइड किया गया है। तो हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट। देयर आर सम वेरी स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। और जो कुछ पार्ट्स हैं वो बहुत छोटे हैं, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। मतलब देखो अब जो स्टेट्स हैं, है ना, तो उनमें तो क्या है कि जो स्टेट्स गवर्नमेंट होती है वही उनका ध्यान रखती है, ठीक है। बट कई छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिन्हें यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र सरकार द्वारा, जो हमारी पूरे इंडिया की गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, वही उनका ध्यान रखती है। इंडिया हैज़ 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के पास 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देयरफॉर इंडिया हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इसलिए हमारा जो इंडिया है वो 29 स्टेट्स में डिवाइड है, जिस और 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। इंडिया ने वर्ल्ड को, दुनिया को क्या दिया है? इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया 7वें नंबर पर सबसे बड़ा देश है। एंड वन ऑफ द मोस्ट एंशंट ऑफ लिविंग सिविलाइजेशंस एटलीस्ट 10,000 ईयर्स ओल्ड। और जीवन जीने की सबसे पुरानी जगहों में से एक है। यहाँ की सभ्यता 10,000 साल पुरानी है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन तक्षशिला इन 700 BC। जो वर्ल्ड की, दुनिया की पहली विश्वविद्यालय है, जो 700 ईसा पूर्व में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। मोर देन 10,500 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टडीड मोर देन 60 सब्जेक्ट। और दुनिया भर के 10,500 बच्चों ने 60 से अधिक सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया था यहाँ पर। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा बिल्ट इन द 4th सेंचुरी। और जो 4वीं शताब्दी में जो नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, was one of the greatest achievement of ancient India in the field of education। जो शिक्षा के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आयुर्वेदा is the earliest school of medicine known to mankind। चरका, the father of medicine, considered आयुर्वेदा 2,500 years ago। जो आयुर्वेदा है वो सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। सबसे पहले आयुर्वेद से ही लोगों का इलाज किया जाता था। चरक, जिन्हें चिकित्सा पद्धति का पिता कहा जाता है, उन्होंने 2500 ईयर्स, उन्होंने 2500 साल पहले उन्होंने आयुर्वेद को विकसित किया था। इंडिया इज द कंट्री विच हैज शोन द वर्ल्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फिलॉसफी ऑफ पीस, नॉन वायलेंस एंड को एसिस्टेंस। हमारा भारत वह देश है जिसने पूरे विश्व को शांति, अहिंसा और सहअस्तित्व का दर्शन से याद करवाया है। ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक बुद्धा, महात्मा गांधी हैव प्लेड अ ग्रेट रोल इन द दिस डायरेक्शन। ग्रेट पर्सनैलिटी, महान लोग जैसे बुद्धा हो गया, महात्मा गांधी हो गया, उन्होंने इस राह पर चल के लोगों को अहिंसा और शांतिपूर्वक रहने का सबक सिखाया है। मतलब देखो, अहिंसा के पुजारी कौन है? महात्मा गांधी। बुद्धा और महात्मा गांधी, इन्होंने लोगों को सहअस्तित्व व शांति से रहना और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। वो इस राह पर चले हैं। संस्कृत इज कंसीडर्ड टू बी द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। जो संस्कृत है, जिसे सभी भाषाओं की माता कहा जाता है, दिस इज बिकॉज इट इज द मोस्ट प्रीसियस एंड एंशंट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। संस्कृत originated in India।
संस्कृत को सभी भाषाओं की माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे स्टिक और सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत का निर्माण भारत में ही हुआ है। अलजेब्रा, trigonometry and calculus, which are the branches of mathematics, had their origin in India. अलजेब्रा बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति और कैलकुलस कलन विच आर द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, ये गणित की ही शाखाएं हैं जिनका निर्माण भारत में ही हुआ है। द नंबर सिस्टम वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन इंडिया। आर्यभट्ट वॉज द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर हु इन्वेंटेड द डिजिट 0। नंबर सिस्टम, ये जो काउंटिंग आप करते हो, इसका विकास सबसे पहले भारत में ही हुआ था और आर्यभट्ट वाज द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने सबसे पहले 0 का आविष्कार किया था। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। जो भारत देश है ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मतलब यहाँ के लोग खुद अपना नेता चुनने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं। चेस ऑर्गेनाइजेड इन इंडिया, चेस का निर्माण भारत में ही हुआ था। तो देखा हमारे भारत ने विश्व को क्या कुछ दिया है। तो हमें हमारे भारत पर प्राउड करना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर इतने महान लोग रहते हैं, जहाँ जिसने पूरे विश्व को इतना कुछ दिया है। सो वी आर ऑल प्राउड टू बी अ इंडियन। ओके, goodbye student. If you have any problem, please write on the comment box. Okay.